हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और किस सेशन के लिए है ये अभी जो सीबीएसई ने जो हमारा सेशन है 2022 और 23 के लिए जो सिलेबस रिलीज किया है फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड फॉर द क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, उसका हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस फॉर द सेशन 2022 एंड 23। और इसके अंदर हम अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 आज अपना शुरू करने जा रहे हैं। और इसका जो हमने बैकग्राउंड बताया था, ठीक है, जो हमने शीत युद्ध का दौर बताया था, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देखेंगे। सीबीएसई वाला जो हमारा पीएससी फॉर सीबीएसई चैनल है, उसके अंदर हमारे प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएंगे। अगर आप उसको वहाँ से देखेंगे तो उसके बाद में ये वाला जो चैप्टर है ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के इस अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंक। अब ये दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है, ये हमको समझना है। दो ध्रुवीयता में आप देखेंगे कि जिस समय संपूर्ण विश्व के अंदर शीत युद्ध चल रहा था, तो एक तरफ तो उसमें कौन था? एक तरफ तो उसमें था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर विश्व के अंदर शक्ति के दो केंद्र थे, और इन दो केंद्रों के विश्व में होने के कारण ही विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा गया। और इसी कारण इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया? इस चैप्टर का नाम रखा गया सीबीएसई के द्वारा दो ध्रुवीयता का अंक। लेकिन इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? आप देख रहे हैं शक्ति के दो केंद्र थे, यहाँ पर एक तरफ अमेरिका, दूसरा तरफ सोवियत संघ। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर सोवियत संघ के बारे में ही पढ़ा जाएगा कि सोवियत संघ कैसे स्थापित हुआ, सोवियत संघ के अंदर क्या था, सोवियत संघ की व्यवस्था कैसी थी, और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, फिर विघटन के बाद उसका परिणाम क्या निकल कर आया। ये सारी जो चीजें हैं लगभग, यानी पूरा का पूरा जो ध्यान केंद्रित होगा, जो पूरा फोकस होगा, वो सोवियत संघ के ही ऊपर होगा इस चैप्टर के अंदर। और नाम भी आप देख रहे लिखा है दो ध्रुवीयता का अंत। जब सोवियत संघ बिखरेगा तो विश्व में एक ही महाशक्ति बचेगी, अमेरिका, और दो ध्रुवीयता का पतन होगा, दो ध्रुवीयता का अंत होगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर की हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात होगी हमारे रूस की। तो सबसे पहले हम रूस की बात कर लेते हैं। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर आप देख पा रहे हैं जो रेड से दिखाया गया है विश्व मानचित्र पर, ये हमारा रशिया है। और रशिया के बारे में कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का, हालांकि आज सोवियत संघ का विघटन हो गया है, लेकिन विघटन होने के बाद भी संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा जो देश माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो रशिया को माना जाता है। और रशिया आप देख रहे हैं जो रेड है विश्व के मानचित्र पर, यहाँ पर आपको ये रशिया नजर आ रहा है। ये जो पूरा सर्कल है यहाँ पर ये रशिया है विश्व मानचित्र में। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा ये देश कहलाता है। क्षेत्रफल में ये कहते हैं इसको कि ये सबसे बड़ा ये राष्ट्र है, सबसे बड़ा ये देश है। रूस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले ही रूस का और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा था। और रूस के राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? वो इसी रूस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने टॉपिक पर। यहाँ देखिए लिखा है रूस में लंबे समय से अतीत में राजतंत्र रहा। राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंदर राजा के द्वारा शासन किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले एक राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा दूसरा राजा, फिर उसके बाद में उसका अगला बेटा राजा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन इसी तरीके से चलता रहता है। और ऐसी ही व्यवस्था रूस के अंदर भी थी। रूस में लंबे समय से अतीत में राजतंत्र था। और रूस के जो शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जार निकोलस सेकंड। और शासक कैसा था? शासक की प्रकृति कैसी थी? शासक निरंकुश था, जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं था, कंट्रोल नहीं था, अत्याचारी था, अत्याचार करता था।
और स्वेच्छाचारी यानी अपनी मनमर्जी चलाता था, अपनी मर्जी को दूसरे लोगों पर थोपता था। इसके शासनकाल में, जब इसके बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसी की बात कर रहे हैं, जार निकोलस सेकंड की। इसके शासनकाल में किसानों और श्रमिक, इनको रूस में क्या कहा गया था? सर्वहारा वर्ग। किसानों और श्रमिकों पर अत्याचार होता था और ये जो शोषण हो रहा था किसानों पर और श्रमिकों पर, यह शोषण निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए इस शोषण के परिणाम स्वरूप किसानों ने और श्रमिकों ने, इस सर्वहारा वर्ग के लोगों ने 1917 में लेनिन कौन है? ये जो वहाँ के प्रमुख नेता थे जिनका चित्र आप, जिनका फोटो देख रहे हैं, ये है लेनिन। ठीक है, तो लेनिन के नेतृत्व में, इन्हीं की लीडरशिप में एक क्रांति हुई रूस के अंदर और इस क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये क्रांति सफल रही, जिसके बाद रूस में साम्यवाद की स्थापना हो गई। देखिए जो क्रांति थी, ये क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? सम्राट जार निकोलस के खिलाफ हुई। और जब ये क्रांति खत्म हुई, जब ये क्रांति पूरी तरह से सफल होने के बाद में इसके परिणाम को हम देखेंगे तो इसका परिणाम ये था कि इसके बाद रूस में साम्यवाद आ गया। सम्राट जार निकोलस शासन का हमेशा के लिए इसके शासन का अंत हुआ और साम्यवाद की स्थापना हुई और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने रूस की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया पूरी तरह से। ठीक है, कौन सी सरकार, किसकी सरकार आई? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई। ये वहां पर एक प्रमुख दल था कम्युनिस्ट पार्टी और इसका शासन आ गया, साम्यवाद आ गया। सम्राट जार निकोलस का जो शासन था वो क्या हो गया? हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक, यहाँ पर दो प्रमुख दल थे, एक का नाम था मेंशेविक और एक का नाम था बोल्शेविक। ये दोनों ही क्या थे? ये दोनों ही राजनीतिक दल थे। ये कहाँ के राजनीतिक दल थे? रूस के राजनीतिक दल थे। अब ये जो बोल्शेविक दल है, इसी के नेता कौन थे? इसी के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन ये जो नेता थे, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की लीडरशिप में क्या हुई थी? इन्हीं की लीडरशिप में आप देखोगे रूसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी क्रांति, जिसको सफल कहा गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक एक दल था जिसका प्रमुख नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन, जो मैंने अभी आपको बताया। रूसी क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। अब साम्यवादी व्यवस्था की विशेषताएं देखिए। जो रूस के अंदर साम्यवाद आया, उस साम्यवादी व्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में अब हम अपने अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियोजित किया गया था। यानी कि पूरी जो अर्थव्यवस्था थी उसको प्लानिंग की गई थी। वो जो पूरी अर्थव्यवस्था थी उसको प्लान किया गया था। ठीक है, उसको प्लानिंग के साथ में तैयार किया गया और जो पूरी अर्थव्यवस्था की प्लानिंग होती थी वो सरकार के द्वारा की जाती थी। जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो सरकार के द्वारा नियोजित की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, नियोजित। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन किया जाता था, अर्थव्यवस्था को नियोजित किया जाता था। और जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था थी उस पर किसका नियंत्रण था? उस पर नियंत्रण था राज्य का या सरकार का। इसके अलावा जो भी फैसले लिए जाते थे, जो भी आर्थिक फैसले होते थे, वो किसके द्वारा लिए जाते थे? वो लिए जाते थे राज्य या सरकार के द्वारा। जो भी फैसले लिए जाएंगे केवल राज्य या सरकार द्वारा लिए जाएंगे। उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन क्या होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं जैसे भूमि, श्रम,
पूंजी और उद्यम, ठीक है, इनको कहते हैं हम उत्पादन के साधन। और उत्पादन के साधनों पर किसका कंट्रोल था? राज्य का कंट्रोल था। इसके अलावा साम्यवादी दल, साम्यवादी दल, उसके आगे लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी हिंदी में उसको साम्यवादी दल कहते हैं और इंग्लिश में उसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। साम्यवादी दल के शासन से लोगों को बहुत अधिक आशाएं थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उनको लग रहा था जो हमारा शोषण हो रहा है, किसके अंदर? सम्राट जार निकोलस शासन के अंदर, अब वो शोषण हमारा खत्म हो जाएगा। अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ता हुआ जो दायरा है, वो दायरा भी अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आर्थिक असमानता जो है वो समानता में बदल जाएगी। लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाएं, वो भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आर्थिक असमानता समाप्त होगी, ये लोगों को आशाएं थी और उनको ये भरोसा था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं अब वो सभी लोगों को क्या होंगी? अब वो सभी लोगों को उपलब्ध होंगी। इस तरीके की उम्मीदें लोगों को थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब बताया गया आपको कि रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इसका नेता, क्योंकि बोल्शेविक एक दल था और इसका नेता व्लादिमीर लेनिन था। साम्यवादी व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में भी मैंने उल्लेख किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अब हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक ट्री आपको नजर आ रहा है और इसमें लिखा है यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो था, इसका विघटन हुआ, ठीक है। और इसका विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को रूस और यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 गणराज्य थे। इन 3 गणराज्यों के द्वारा 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब ये बात तो ठीक है कि विघटन हुआ, लेकिन उस विघटन के कारण क्या थे? उसके अंदर क्या ऐसी ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो इसके अंदर हम उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है एक दलीय शासन प्रणाली। सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी थी, इसके अलावा कोई और दल नहीं था और उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदी में कहते हैं साम्यवादी दल। ना कोई विपक्षी दल, ना कोई अन्य दल, केवल इस कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी राजनीतिक दल को वहां मान्यता नहीं दी गई थी। इसीलिए चुनाव में हर बार यही पार्टी जीत के आ रही थी और कोई और उसका कॉम्पिटिटर नहीं था, जिसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 70 सालों तक, 70 वर्षों तक केवल एक ही पार्टी का शासन रहा। और उसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ कोई और अन्य राजनीतिक दल था ही नहीं। इसके अलावा लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त ना होना। जो सोवियत संघ के अंदर लोग थे, उनको सरकार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ये सब करने की कोई भी अनुमति नहीं थी। सरकार के विरुद्ध वो कोई भी कार्यवाही या किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते थे और इसीलिए लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चुटकुलों का और कार्टूनों का सहारा लिया करते थे। तो इस पॉइंट में यही बताया कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त सोवियत संघ में नहीं थी और इसीलिए लोग घुटन में जी रहे थे। लोग ऐसा जीवन जी रहे थे कि जिसमें एक कैदी की तरह उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। जो सरकार फैसले ले रही है, आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था वहां पर थी। इसके अलावा वहां पर कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, करप्शन बढ़ता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और अधिकारी लगातार करप्शन में डूबे हुए थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे वो लगातार, लेकिन जो आम जनता थी वो उसको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। और ये जो करप्शन की वजह से जो अधिकारी थे और जो नेतागण थे वो सुख सुविधापूर्ण जीवन जी रहे थे, बंगले और गाड़ी वाला जीवन जी रहे और आम लोगों को अच्छी रोटी नहीं मिल पा रही है, अच्छा वो वस्त्र धारण नहीं कर पा रहे, अच्छी सुख सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये सब था। इसके अलावा यूएसएसआर के मामलों में रूस का दखल, देखिए जो यूएसएसआर था, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि उसमें 15 गणराज्य थी, लेकिन सोवियत संघ के मामलों में सबसे ज्यादा दखल किसका था?
सोवियत संघ के मामलों में सबसे ज़्यादा दखल जो होता था वो रूस का होता था। यूएसएसआर के मामलों में रूस अत्यधिक दखल देता था, जिसकी वजह से जो अन्य 14 गणराज्य थे वो अपने आप को दमित महसूस कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि अब हमें इस सोवियत संघ के अंदर नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती। यहाँ पर केवल एक ही देश है जो अपनी मनमानी चला रहा है, वो है रूस। ठीक है, और इसी भावना ने भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन में अपनी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हथियारों की होड़ में अत्यधिक शामिल होना। जो सोवियत संघ था, ये तो आपको पता ही है कि इसका अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध में सोवियत संघ ने अपने ज़्यादातर जो रिसोर्सेज थे वो हथियारों के निर्माण में लगा दिए, और जिसकी वजह से वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार निरंतर पिछड़ता चला जा रहा था। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर के क्या बने थे? यूएसएसआर के बने थे जी वो राष्ट्रपति, और इसके साथ ही बेटा महासचिव बने थे। किसके महासचिव बने थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी ये बनाए गए। ठीक है, और राष्ट्रपति बने। तो इन्होंने कुछ नीतियां लागू की, खुलेपन की और सुधार की नीतियां, लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने भी इसका विरोध किया और ये नीतियां पूरी तरह से सक्सेसफुल भी नहीं हो पाई या असफल नीतियां सिद्ध हुई। और ये कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन में इन असफल नीतियों का, जो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लागू की गई थी, इनका भी एक अहम योगदान था। तो ये प्रमुख कारण है सोवियत संघ के विघटन के। ठीक है, अभी तो आपको ये ट्री के माध्यम से बताया गया है, इसी चीज को यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, एक दलीय शासन प्रणाली विस्तार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर जाकर यहाँ से हमारे चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को अच्छा और बेहतर भी बना सकते हैं, ताकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। ऐसा हमारा निरंतर प्रयास रहता है। हमारे चैनल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, उन सबका यही लगातार प्रयास होता है कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ताकि विद्यार्थियों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ में अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।